वेलकम टू जीनियस कोचिंग सेंटर गुलशन हदीद। आज के लिए हमारे पास टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ केनाल रे या डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इससे पहले हम कर चुके हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे प्लस उसकी प्रॉपर्टीज। ये हम पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स और या डिस्कवरी ऑफ केनाल रे प्लस इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो दोनों हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट लेते हैं डिस्कवरी ऑफ केनाल रे या प्रोटॉन। डिस्कवरी से पहले इसका इंट्रोडक्शन या डिफिनीशन जो है वो इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। प्रोटॉन क्या है और केनाल रेज क्या है। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से उसके इर्द गिर्द घूमने वाला नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, 2 किस्म के पार्टिकल मौजूद है, एक है न्यूट्रल पार्टिकल, दूसरा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो न्यूट्रल पार्टिकल को हम न्यूट्रॉन कहते हैं, जो कि अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और मौजूद है न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम प्रोटॉन कहते हैं। हो गया क्लियर। दूसरा, ये केनाल रेस क्या है। तो ये तो हो गया कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज अ प्रोटॉन। अब केनाल रेस क्या है। ए स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल observed in discharge tube was named as canal ray। उसको क्या नाम दिया गया था? केनाल रे नाम दिया गया था। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का एक स्ट्रीम, एक नदी, मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो एनोड से कैथोड की तरफ मोशन कर रहे थे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थे। तो उस स्ट्रीम को, उस पूरे रे को हम क्या नाम देते हैं? केनाल रे कहते हैं। तो प्रोटॉन ऐसा पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, वो क्या है? प्रोटॉन है। और केनाल रे जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विच मूव फ्रॉम एनोड टुवर्ड कैथोड। तो उसको हम क्या नाम देते हैं? केनाल रे कहते हैं। केनाल रे क्यों नाम देते हैं इसको, ये बात मैं वैसे भी बताने वाला हूँ। अभी के लिए याद रख ले कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूविंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड इज नोन एज केनाल रे। अच्छा, इसके बाद डिस्कवरी। साइंटिस्ट कौन था, कब डिस्कवर हुआ था, किसने डिस्कवर किया है? तो प्रोटॉन को, अच्छा याद रख ले, जो सिंटेक्स बुक है क्लास 9 का, उसमें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का डेट अगर आप लोग देखेंगे तो 1897 है। इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन से पहले डिस्कवर हुआ है। तो अगर वहां पे हम लिखेंगे 1897 तो कॉमन सेंस 97 और 88 तो गलत है ना। तो इसका असल जो डेट है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का वो है 1879 है। मे बी ये मिस्टेक हो के 9 और 7 को पहले लिख दिया और 9 को बाद में। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले डिस्कवर हुआ था, कब? 1879 में। उसके बाद जो है डिस्कवर हुआ है प्रोटॉन, कब? 1886। किसने डिस्कवर किया है? गोल्डस्टाइन ने, यूगन गोल्डस्टाइन ने 1886 में प्रोटॉन डिस्कवर किया है। और इसकी जो प्रॉपर्टीज है कि मतलब ये रिफ्लेक्ट करेंगे टुवर्ड नेगेटिव चार्ज प्लेट, मतलब कैथोड की तरफ ये डिफ्लेक्शन शो करेंगे। और जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो किसने आइडेंटिफाई किए थे? थॉमसन इन्वेस्टिगेटेड इट प्रॉपर्टीज इन 1897। याद रख ले, थॉमसन ने 1897 में प्रॉपर्टीज इन्वेस्टिगेट किए हैं। किसके? प्रोटॉन के। डिस्कवर किसने किया है? गोल्डस्टाइन ने। कब? 1886 में। तो ये आप लोग को याद होना चाहिए, अक्सर एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन या केनाल रे वाज इन्वेस्टिगेटेड बाय, तो ये नाम याद होना चाहिए, या प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो आप लोग को नाम याद होना चाहिए। आइए इसका मजीद पढ़ लेते हैं कि डिस्कवर कैसे हुआ था। तो वही इलेक्ट्रॉन में भी हम कर चुके थे। अपरेटस, कौन सा जो है अपरेटस इस्तेमाल हुआ था? तो इलेक्ट्रॉन में भी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में भी डिस्चार्ज ट्यूब ही हमने इस्तेमाल किया था। प्रोटॉन की डिस्कवरी में भी यही डिस्चार्ज ट्यूब जो है वो इस्तेमाल हुआ था, याद रख ले। और कंस्ट्रक्शन, अच्छा इससे पहले थोड़ा कि साइंटिस्ट को कैसे पता चला। साइंटिस्ट जो है जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ तो ये तो सबको पता है कि मैटर जो है वो ओवरऑल न्यूट्रल है, मैटर पे कोई चार्ज नहीं है। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया 1879 में, तो साइंटिस्ट सोचने लगे कि अगर एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल डिस्कवर हो गया एटम में, तो इसमें लाजमी एक ऐसा भी पार्टिकल होना चाहिए जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो, क्योंकि ओवरऑल मैटर न्यूट्रल है मैटर न्यूट्रल है। तो अब अगर फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर बनता है रेड से और किस से? ग्रीन से। अब अगर ब्लैक कलर का रेड हमने डिस्कवर कर लिया
तो लाजमी बात है कोई दूसरा कलर भी होना चाहिए जिसको हम रेड के साथ मिक्स करके ब्लैक बन जाए। तो इसी तरह एटम अगर न्यूट्रल है, उसमें जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया तो फिर उस चार्ज को कैंसिल करने के लिए एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होना चाहिए। तो यही आइडिया जहन में रखते हुए साइंटिस्ट उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिए और प्रोटॉन भी उन्होंने डिस्कवर कर लिया। तो अपरेटस कौन सा यूज हुआ था, डिस्चार्ज ट्यूब यूज हुआ था। सामने उसका मैंने डायग्राम बनाया है, प्रॉपर डायग्राम है, बुक वाला अगर मुश्किल है तो यही बना ले। फिर ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें इसका कंस्ट्रक्शन जो है, इसके पार्ट कौन कौन से है, इसके हिस्से कौन कौन से है। तो पहला इसमें ग्लास रॉड है, ये बाहर ये वाला, ये हमारे पास ग्लास रॉड है। वैक्यूम पंप है, वैक्यूम वैक्यूम मतलब वो जगह जहां पे कोई गैस ना हो। तो वैक्यूम पंप एक ऐसा पंप है जो डिस्चार्ज ट्यूब से गैसेस बाहर निकाल ले, वो पंप जिसके थ्रू हम गैसेस निकालते हैं डिस्चार्ज ट्यूब से बाहर, तो वो वैक्यूम पंप है। और नंबर तीसरा वोल्टेज सोर्स या बैटरी जो है वो भी इसके लिए लाजमी है ताकि हम हाई वोल्टेज प्रोवाइड कर सके। पिछले में हम पढ़ चुके थे ना डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में, कंडीशन वाला टॉपिक मैंने आज नहीं दिया, आप लोग वही टॉपिक जो है यहाँ पे इसके बाद लिखेंगे कि कंडीशन 500 टू 10 5000 टू 10,000 वोल्टेज प्रोवाइड हुआ था और प्रेशर कितना था, तो 0.1 मिलीमीटर ऑफ Hg। आप लोग एक एक्स्ट्रा हेडिंग वो भी दे सकते हैं यहाँ पे। तो वोल्टेज सोर्स या बैटरी, और नंबर चौथा इलेक्ट्रोड मौजूद थे। याद रख ले वहां पे सिंपल एनोड और सिंपल कैथोड था। यहाँ पे ना प्रोटॉन की डिस्कवरी में यहाँ पे परफोरेटेड सुराखदार कैथोड इस्तेमाल हुआ है। अगर इनकेस पेपर में आ जाए तो ये कैथोड फिर आप लोगों ने परफोरेटेड बनाना है, सिंपल इसी तरह कैथोड नहीं बनाएंगे जिस तरह एनोड मैंने बना लिया ना, ये कैथोड इस तरह नहीं है। कैथोड जो है वो क्या है, परफोरेटेड है। तो ये होना चाहिए। इसके बाद प्रोसीजर, वैसे बुक में काफी लेंदी है, अगर पूरा कोई लिख सके तो लिख दे, मैंने सिर्फ 2 सेंटेंसेस में किया है क्योंकि काफी इतना टाइम नहीं मिलता। मतलब अगर इस तरह प्रॉपर हेडिंग वाइज लिखेंगे तो फिर शॉर्ट जो है लिखना चाहिए, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो डायग्राम 5वां हेडिंग हो गया। अगला हेडिंग हमारे पास है प्रोसीजर या वर्किंग, भी आप लोग यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं। तो विन, जब उन्होंने ई गोल्डस्टाइन ने हाई वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया और उसने प्रेशर को रिड्यूस कर लिया। वोल्टेज कितना प्रोवाइड हुआ था, 5K टू 10K वोल्टेज उसने प्रोवाइड किया है। इसके अलावा प्रेशर कितना हुआ था रिड्यूस, 0.1 मिलीमीटर ऑफ Hg। प्रेशर इतना कम हुआ था, वोल्टेज इतना। जब उन्होंने वोल्टेज को इतना बढ़ाया, प्रेशर को इतना कम किया, तो क्या हुआ, विन हाई वोल्टेज एंड वेरी, जब वोल्टेज को बहुत इंक्रीज कर दिया गया एंड वेरी लो प्रेशर, और प्रेशर को बहुत कम किया गया, तो उसके रिजल्ट में क्या हुआ, साइंटिस्ट मतलब साइंटिस्ट कौन था, ई गोल्डस्टाइन था, नोटेड, उन्होंने नोट किया सम रेज मूविंग फ्रॉम कैथोड टू फ्रॉम एनोड टू कैथोड। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में या कैथोड रे की डिस्कवरी में जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल थे वो इस डायरेक्शन में मोशन शो कर रहे थे। एनोड में आप लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूविंग इन दिस डायरेक्शन। इसके अलावा याद रख ले, बाज लोग ये सोचते हैं कि ये यहां से प्रोड्यूस होते हैं, इलेक्ट्रॉन यहां से प्रोड्यूस हो रहे थे ना कैथोड से, लेकिन प्रोटॉन जो है वो कैसे डिस्कवर होते हैं या कैसे प्रोड्यूस होते हैं, जब यहां से इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन जब इस तरह मोशन करते हैं तो यहाँ पे रास्ते में गैसेस भी मौजूद है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है गैस है, कोई और गैस है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं और यहाँ रास्ते में फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस मौजूद है, कौन सा है, हाइड्रोजन गैस मौजूद है, ये हमारे पास आया हाइड्रोजन गैस, ये उसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जब इलेक्ट्रॉन मोशन शो कर रहे थे तो रास्ते में जो इलेक्ट्रॉन या जो गैस था उससे इसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। जब इलेक्ट्रॉन इससे निकाल दिए गए तो इस पे सिर्फ हाइड्रोजन और उसके बीच में रह गया प्रोटॉन। तो जो पार्टिकल बच गया ये इस तरह H+, ये जो है ये प्रोड्यूस हुआ और ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में मोशन शो कर रहा था। तो ये याद रख ले कि ये जो एनोड कैथोड केनाल रे है या जो प्रोटॉन है ये कब प्रोड्यूस होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद गैसेस के साथ स्ट्राइक करेंगे, टकराएंगे, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो बाकी जो पार्टिकल बच जाता है उसको साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया था, केनाल रे का नाम दिया गया था। अब इसको केनाल रे नाम क्यों मिला था, उसका रीजन ये था कि ये जो पार्टिकल प्रोड्यूस हो गया ना, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ये यहाँ पे ये केनाल या जो होल है इससे पास हो रहे थे और यहाँ पे आके गैस के साथ जब टकरा रहे थे तो यहाँ पे रेड कलर का ये ग्लो भी प्रोड्यूस कर रहे थे। तो चूंकि ये पार्टिकल केनाल से पास हो रहे थे तो इस वजह से इसको केनाल रे का नाम मिला था। फिर बाद में साइंटिस्ट ने आके इसको प्रोटॉन का नाम दिया था। आइए बढ़ते हैं इसके प्रॉपर्टीज। अच्छा,
कैनाल रेज की प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे। जिस तरह हम कैथोड रे के प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, सेम प्रॉपर्टीज, ऑलमोस्ट सेम है प्रॉपर्टीज दोनों की, विद सम डिफरेंसेस, वो भी साथ में पढ़ेंगे। इससे एमसीक्यूज बनते हैं, एमकेट टीकेट वाले एमसीक्यूज भी अक्सर इससे बन जाते हैं। तो देखिए एनोड जो कैथोड रेज थे, कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, वो भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे थे। कैनाल रेज भी ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, यहां तक तो सेम है। एनोड रे या कैनाल रे के लिए जो डायरेक्शन है वो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, जबकि वहां पे हम पढ़ चुके हैं कैथोड रेज में कैथोड टू एनोड, तो ये डिफरेंस इसमें हो गया। दूसरा शेडो साया जो है ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस कर देते थे। आज तो प्रोड्यूस हम वहां पे पढ़ चुके थे कि फॉर एग्जांपल यहाँ रास्ते में मौजूद क्या है, कोई चीज मौजूद है और यहाँ से मैं कैनाल रे पास करूंगा, कैनाल रे या कैथोड रे पास करूंगा, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे ये शेडो प्रोड्यूस कर रहे नहीं कर रहे। तो ये अगर हम, ये तो लाइट है, इसी तरह अगर हम कैथोड रे या कैनाल रे पास करेंगे तो दोनों जो है यहाँ पे उस चीज का शेडो प्रोड्यूस करेंगे, उसका साया प्रोड्यूस करेंगे। जो भी चीज ओपेक रखेंगे तो उसका साया प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछ लिया था, ओपेक, ओपेक वो चीज है जिससे हम, जिससे लाइट, जो लाइट को रोक लेते हैं। एक है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट वो चीजें हैं जिससे लाइट जो है पास हो सके। फॉर एग्जांपल ग्लासेस के कुछ टाइप्स ऐसे है, या जो वाटर है उससे हम क्या करते हैं, लाइट, प्लास्टिक के कुछ ऐसे है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, मतलब उससे हम लाइट पास कर सकते हैं। ऐसे कुछ प्लास्टिक्स है या चीजें है जिससे हम लाइट पास नहीं कर सकते, तो वो जो है ओपेक ऑब्जेक्ट है। एक है ट्रांसलूसेंट, ऑलमोस्ट तकरीबन दोनों के बीच बीच में है। तो दूसरा कि क्या करते हैं, शेडो प्रोड्यूस करेंगे उस ऑब्जेक्ट का जिसको हम इसके रास्ते में रखेंगे। ये रख दिया तो इसका शेडो, ये ओपेक ऑब्जेक्ट तो इसका शेडो, कोई और चीज रखूंगा तो उसका शेडो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। नंबर तीसरा, हाँ ये सेम था कैथोड रे के लिए भी, डिफ्लेक्शन। तो कैथोड रे पे माइनस चार्ज था तो वो पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहे थे। अब इस पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। कैनाल रे पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेंगे, टुवर्ड कैथोड, याद होना चाहिए, दे डिफ्लेक्ट टुवर्ड कैथोड, जबकि जो इलेक्ट्रॉन थे या जो कैथोड रे थे वो डिफ्लेक्ट टुवर्ड, यहाँ पे एनोड लिखा हुआ था आप लोगों ने। अच्छा, नंबर तीसरा, फ्लोरेसेंट मतलब लाइटनिंग, ग्लो, ये क्या करते हैं, ग्लो प्रोड्यूस। रास्ते में अगर मैं कोई ग्लास रखूंगा या कोई मेटल रखूंगा तो ये क्या करते हैं, रेड ग्लो प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, दे कैन काज मटेरियल टू ग्लो, मटेरियल जो है चमकना शुरू कर लेते हैं अगर कैथोड रे उसके साथ क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। कैनाल रेज भी और कैथोड रेज दोनों। अब एमसीक्यूज में आप लोगों से पूछेंगे कि कौन से कलर का ग्लो प्रोड्यूस करता है, तो इससे पहले हो भी गया, रेड कलर का ग्लो प्रोड्यूस करता है ये। अगर हम इसके रास्ते में ग्लास ट्यूब के साथ अगर ये टकराएंगे ग्लास के साथ तो ये रेड कलर का ग्लो प्रोड्यूस करते थे। एमसीक्यूज में ये पूछते हैं, उसके लिए ग्रीनिश या ब्लूइश कलर का ग्लो था कैथोड रे के लिए। नंबर 5, काजिंग हीट, मटेरियल है या पार्टिकल इन नेचर है तो अगर इसको टकराएंगे तो ये क्या करते हैं, हीट भी प्रोड्यूस करते हैं। ये वहां पे भी था कैथोड रे में, ये ऑलमोस्ट काफी सारे इसमें सेम है। प्रेशर, मटेरियल इन नेचर है तो अगर किसी के साथ जो है स्ट्राइक करेंगे तो ये उस पर प्रेशर एग्जर्ट करता है, प्रेशर भी एग्जर्ट करता है। इसके अलावा एक्सरे प्रोडक्शन, एक्सरे, ये जो है मेटल के साथ अगर टकराएंगे इसको तो ये एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं। या ये क्या करते हैं, आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन के कैथोड रेज भी आयनाइजेशन खास करते हैं और ये भी जो है आयनाइजेशन, मतलब अगर इसके रास्ते में मैं ना कोई चीज रखूंगा, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कैथोड रेज है या एनोड रे है, इसके रास्ते में मैंने कोई मेटल रख दिया, सोडियम है या कोई मेटल मैंने रख दिया, कोई दूसरा चीज मैंने रख दिया, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। इस तरह इस पे M प्लस चार्ज क्रिएट हो जाता है, तो सिंपल एटम से आयन बन गया नहीं, इस प्रोसेस को हम आयनाइजेशन कहते हैं। तो कैथोड रे प्लस एनोड रे दोनों जो है आयनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा वही के मैकेनिकल प्रेशर जो है ये काज कर सकते हैं, हीट भी प्रोड्यूस करेंगे, आयनाइजेशन, एक्सरे भी प्रोड्यूस करते हैं और जो है गैस इसको आयनाइज भी कर सकते हैं। ये वाला मैंने छोड़ दिया, इसको ही देख ले। इट कैन आल्सो काज मैकेनिकल प्रेशर काज करते हैं। और अगर इसके रास्ते में ना हम छोटा सा, एक तो साइकिल वाला पेडल नहीं, छोटा सा पेडल व्हील अगर इसके रास्ते में हम रखेंगे तो ये उसको क्या करते हैं, रोटेट भी करते हैं। अगर मैंने पेडल व्हील इसके रास्ते में रख दिया तो ये जो है जब उसके साथ टकराएंगे तो इसको रोटेट करते हैं, क्या करते हैं, पेडल व्हील को रोटेट कर सकते हैं। ये उसमें भी है, कैथोड रे में भी। और ई डिवाइड, अच्छा ये वाला पॉइंट नंबर 9, मास। यहाँ पे ना कैथोड रे
कैथोड रे में मास जो है वो कांस्टेंट था, वो इंडिपेंडेंट था नेचर ऑफ द गैसेस। मतलब नेचर ऑफ गैस, अगर हाइड्रोजन गैस ले ले, कार्बन डाइऑक्साइड ले ले, कोई भी गैस ले ले, उससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मास सेम था। ये बात याद रखिए। यहाँ पे ना मास ऑफ द कैनाल रे इज मच हायर, सबसे पहला तो ये केस का मास जो है एंड कैथोड रे या इलेक्ट्रॉन से मच हायर है। कितना हायर है? एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1836 या 1837 टाइम, अगर 1837 या 1836 इलेक्ट्रॉन जो है हम 1 2 3 4 इतने जब हम कलेक्ट करते हैं तो वो तब जाके एक प्रोटॉन का इक्वल हो जाता है। प्लस मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि फिर आप लोग को पता चले। बाकी जो है अगर यहाँ प्लस नहीं लिखेंगे, 1 प्रोटॉन ये बराबर है 1836 इलेक्ट्रॉन्स का, या 1837, या इस तरह से में आ जाता है कि मास ऑफ प्रोटॉन is 1836 टाइम, या 1 प्रोटॉन इज 1836 टाइम हेवियर देन इलेक्ट्रॉन। तो ये आप लोग को याद होना चाहिए। तो यहाँ पॉइंट है कि मास ऑफ कैनाल रे इज मच हायर देन कैथोड रे, कैथोड रे से ये मच हैवी है। इसके अलावा इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एमकेट तक ये पूछ लेते हैं, एनईडी और वहां पे भी ये एमसीक्यूज पूछ लेते हैं, याद रखिए। E डिवाइड बाय m रेशो चार्ज टू मास रेशो। हाइड्रोजन से अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो इलेक्ट्रॉन निकालिए तो 1 प्रोटॉन प्लस जो है न्यूट्रॉन उसमें बीच में बच जाता है। अगर मैं हीलियम से निकालूंगा इलेक्ट्रॉन, मैंने स्टार्ट में बता दिया ना कि ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे कोई गैस मैंने रख दिया है ग्लास ट्यूब में। अब यहाँ इसके साथ मैं कैथोड रे को इलेक्ट्रॉन को इसके साथ टकराऊंगा तो यहाँ से गैस इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, सही है। जब इलेक्ट्रॉन निकल गए तो यहाँ पे रिमेनिंग गैस जो है वो बच गया, वो आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो अगर हाइड्रोजन है तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन बच गया, तो एक प्रोटॉन है। अगर हीलियम है उससे मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, या मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन चलो निकाल दिए, तो याद रखिए हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बच गए। या हाइड्रोजन जो प्रोटियम है उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन बच गया, तो याद रखिए अगर हीलियम से अगला कौन सा लिथियम या कोई और है तो वहां पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और वो सारे बच जाते हैं, तो मास जो है वो बढ़ जाता है, मास कांस्टेंट नहीं रहता। तो याद रख ले कि ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द गैस पे कि हमने कौन सा गैस इस्तेमाल किया है। अगर लाइटर गैस लेंगे तो E/m की रेशो ग्रेटर आएगी, वो मैं बता रहा हूँ कि Q ग्रेटर आएगी। लेकिन सबसे पहले ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द गैस पे। अगर गैस का मास कम है तो E/m की रेशो उसकी वैल्यू हाई आएगी। और अगर गैस जो है वो हैवियर हमने ले लिया है ग्लास ट्यूब में, हैवी गैस को जब हमने आयनाइज किया तो फिर E/m की वैल्यू कम आएगी। उसका रीजन ये है E डिवाइडेड बाय m चार्ज टू मास। इलेक्ट्रॉन के लिए तो मास कांस्टेंट था ना। अब यहाँ पे गैस इसको हम आयनाइज कर रहे हैं तो गैस कौन सा आयनाइज कर रहे हैं? अगर लाइटेस्ट गैस है तो वैल्यू हाई, अगर गैस हैवी है गैस के मास को बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कम आएगी। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के लिए E जो है E खुद से कोई वैल्यू ले ले, लेकिन हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन है? एक ही प्रोटॉन है हमारे पास। अब अगर हीलियम मैंने ले लिया तो E और डिवाइडेड बाय हीलियम में 2 प्रोटॉन है प्लस साथ में 2 न्यूट्रॉन्स भी है, 2 + 2। तो इस वैल्यू नीचे वाली वैल्यू को जब हम बढ़ाएंगे तो ओवरऑल वैल्यू जो है E/m की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। माइंड में होना चाहिए पॉइंट, मुसलसल एमसीक्यूज में आ रहे बच्चे जाके गलत कर लेते। और डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द गैस, ये तो मैंने बता दिया कि हम कौन सा गैस इस्तेमाल कर रहे हैं। कैथोड रेज में ये था कि ये इंडिपेंडेंट था, मतलब कोई भी गैस लेंगे उससे इलेक्ट्रॉन लेंगे तो मास उसका कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे तो रिमेनिंग गैस है, तो जितने गैस का मास बढ़ाएंगे तो E/m की वैल्यू कम हो जाती है। हायर इफ वी आयनाइज हाइड्रोजन, ये वैल्यू हाईएस्ट तब होगी अगर हम हाइड्रोजन को आयनाइज करेंगे। अगर हीलियम को आयनाइज करेंगे तो वैल्यू कम हो गई, कार्बन को आयनाइज करेंगे तो वैल्यू और भी कम, ऑक्सीजन को आयनाइज करेंगे तो वैल्यू कम और भी कम। वजह उसका ये है कि वहां पे मास जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो मास के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, और इसके बाद इंशाल्लाह पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। आपके लिए अल्लाह हाफिज।